नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो बढ़ रही रफ्तार हो जाओ होशियार, इसमें आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे कि भारत में कोरोना के मरीज 58 लाख के पार हो चुके हैं, लेकिन बीते एक हफ्ते में नए मरीजों की संख्या ठीक होने वालों के मुकाबले निगेटिव में चली गई थी। यानी कि नए मरीज कम मिले और ठीक ज्यादा हुए। लेकिन इन आंकड़ों से निश्चिंत नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा कम टेस्टिंग की वजह से हुआ है। टेस्ट कम होने से पॉजिटिव रेट भी तेजी से बढ़े हैं, जो चिंता बढ़ाता है। तो कम टेस्टिंग के नुकसान क्या हैं, पॉजिटिव रेट बढ़ना कितना खतरनाक है और इससे कोरोना की लड़ाई कितनी कमजोर हो रही है। क्योंकि आमतौर पर जब इस तरह के आंकड़े आते हैं तो हम उलझ जाते हैं कि हम कोरोना को लेकर समझें क्या हमारे हालात ठीक हो रहे हैं या हमारे हालात बिगड़ रहे हैं। त्योहारों का मौसम आने वाला है, ऐसा नहीं कि हम त्योहारों के धूमधाम में खो जाएं और चुपके कोरोना अपना और पैर पसार ले और आफत बढ़ा दे। इसीलिए हमारे लिए जानना समझना बहुत जरूरी है कि कोरोना को लेकर के अभी हम कहां पर खड़े हैं। क्या हमारे हालात कुछ बेहतर हुए हैं या हालात और बिगड़ रहे हैं, इसी पर हम करेंगे बात। लेकिन देखिए उससे पहले ये रिपोर्ट। गई है। बावजूद इसके ये पिछले हफ्ते से 12% कम ही रही। भारत में कोरोना के कहर की बात करें तो भारत में संक्रमितों की संख्या 58 लाख को पार कर चुकी है, जबकि 92,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित 7 राज्यों की बात करें तो इनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल का नाम सामने आता है। लेकिन पिछले 7 दिनों में कम टेस्टिंग से महाराष्ट्र में एवरेज 21,000, कर्नाटक में एवरेज 8,500, आंध्र प्रदेश में एवरेज 8,100, उत्तर प्रदेश में करीब 6,000, तमिलनाडु में 5,500, दिल्ली में करीब 4,000 और पश्चिम बंगाल में 3,200 नए मरीज मिले हैं, जो उसके पहले के हफ्ते के मुकाबले काफी कम हैं। देश में कोरोना का ग्राफ नीचे आने का मतलब सिर्फ इतना है कि कम टेस्टिंग से नए मामले भी कम सामने आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कोरोना का खतरा कम हो गया है। भारत में 24 सितंबर तक करीब 6 करोड़ 90 लाख टेस्ट हो चुके हैं। आईसीएमआर के मुताबिक पिछले एक दिन में करीब 15 लाख टेस्ट हुए हैं, लेकिन इसमें से कितने आरटीपीसीआर टेस्ट हैं और कितने रैपिड एंटीजन टेस्ट हैं, ये आंकड़े साफ नहीं हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो रैपिड टेस्ट नेगेटिव आने के बाद शख्स का आरटीपीसीआर टेस्ट होना जरूरी है,
तभी देश में कोरोना की असली तस्वीर साफ हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखी ये रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको अलग अलग आंकड़े बताए हैं, लेकिन अब इन आंकड़ों को डिकोड करने के लिए, आसान भाषा में आपको समझाने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट का एक बड़ा पैनल यहां पर मौजूद है। और सबसे पहले मैं जाता हूं डॉक्टर राहुल पंडित के पास, जो कि मेंबर हैं कोविड टास्क फोर्स महाराष्ट्र के। और चूंकि कोविड के मसले पर आप बहुत काम कर रहे हैं सर, राहुल पंडित जी, हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आर एन टंडन साहब पूर्व सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं IMA के। हमारे साथ डॉक्टर अंशुमान कुमार हैं, कैंसर सर्जन हैं दिल्ली से। हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़ चुके हैं। और चूंकि हम चर्चा की शुरुआत करें, तो एक पहला सवाल पहले अंशुमान जी आपसे ले लूं और फिर मैं चलूंगा डॉक्टर राहुल पंडित के पास। मेरा पहला सवाल डॉक्टर अंशुमान आपसे ये होगा कि देखिए, ये आंकड़े बहुत ही टेक्निकल चीजें होती हैं जो आम लोगों की समझ में नहीं होती है। इसीलिए हमारी ये कोशिश है कि हम लोगों को ये बताएं कि हम कोरोना को लेकर अभी कहां खड़े हैं, हमें ये पता तो चले कि हमारी बीमारी बढ़ रही है या घट रही है। अब ये इतने तरह के आंकड़े आने लगे हैं जिससे लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि कोरोना के हालात ठीक हो रहे हैं या बिगड़ रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल डॉक्टर अंशुमान आपसे ये होगा कि टेस्टिंग का कम होना और पॉजिटिव रेट का बढ़ना, क्योंकि पिछले इस हफ्ते के पहले 3 दिनों में जो पॉजिटिव रेट है वो 9.3% है, जबकि पिछले 2 हफ्ते में 8.7% है था। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि टेस्टिंग का कम होना और पॉजिटिव रेट का बढ़ना, क्या ये कोई बड़ी चिंता की बात है? इसको जरा सर आसान भाषा में आप समझाएं। जी मृत्युंजय जी, बिल्कुल आपने सही बात उठाई कि मेडिकल के स्टैटिस्टिक्स को, जिसको आम भाषा में हम कहते हैं बायो स्टैटिस्टिक्स, इसको सबके लिए समझना, आम लोगों के लिए समझना वाकई मुश्किल का काम है। कारण ये है कि आंकड़ों में 8.7 या 9.3% का मतलब होता है 100 में 9.3, तो इंसान को आप डिवीजन में नहीं डाल सकते हैं। तो ये आंकड़े ऐसे होते हैं पर लाख या पर मिलियन, इस तरह से आंकड़े निकाले जाते हैं। अब जो सवाल है आपका, तो सबसे पहले तो कहाँ हम हैं। ऑफिशियल तौर पे बेशक हम अनाउंसमेंट करें या ना करें कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन में है नहीं है, बेशक हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन में है परिभाषा के तहत, इसमें कोई दो बात नहीं है। जहाँ तक बात है कि कितने नंबर ऑफ टेस्ट किए जा रहे हैं, कितने पॉजिटिव आ रहे हैं, जो आज आपको टेस्ट का रिजल्ट दिख रहा है, जो केसेज आज पॉजिटिव दिख रहे हैं, इनका संक्रमण पिछले 7 से 21 दिन के पहले हो चुका है। उनके टेस्ट अगर सिम्टोमेटिक होने पे आज पॉजिटिव कर रहे हैं, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की टेस्टिंग करते हैं तो वो विदिन 7 डेज आप पकड़ लेते हैं। इसलिए बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है इसको एग्जैक्टली ये बता देना कि हम इम्प्रूवमेंट की तरफ हैं या नीचे की मतलब डिटोरिएशन की तरफ है। इसको साधारण भाषा में समझाना मुश्किल है। ये जरूर है रिकवरी रेट हमारी बहुत अच्छी है, इसलिए हम मानते हैं कि संक्रमण अब सबको होना है, क्षति कम से कम हो, हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए। और इस पे हमारे भारतीय में क्षति कम हो रही है, ये अच्छी चीज है। अच्छा, तो ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि हमारी रिकवरी रेट अच्छी है, इस बात को लेकर थोड़ी राहत है, और जो मोर्टालिटी रेट है वो भी हमारा बहुत कम है दुनिया के मुकाबले। तो ये दो राहत की बात है। लेकिन आंकड़े चूंकि बहुत कम नहीं हुए हैं और जो पॉजिटिविटी रेट है वो ज्यादा है, 9.3%, मतलब बढ़ रहा है पिछले हफ्ते के मुकाबले। तो इसको लेकर हमें सतर्क रहने की जरूरत है। अब मैं डॉक्टर राहुल पंडित आपके पास आना चाहता हूं। आप चूंकि मेंबर हैं कोविड टास्क फोर्स के, सर महाराष्ट्र के हालात ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं? अब अगर मैं आंकड़ों को देखता हूं, जिधर से भी देखता हूं आंकड़ों को, उन आंकड़ों में से नंबर 1 पे महाराष्ट्र ही होता है। अब टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट आप देख लें जहां पर फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है, उस टॉप 5 में से आपका मुंबई दूसरे नंबर पे है जहां पर 4.5% है फर्टिलिटी रेट। महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा 19 जिले ऐसे हैं जहां पर 10,000 से ज्यादा के मामले यहां पर दिखे हैं। इसके अलावा जो सितंबर के महीने में 5 जिले भारत में हैं जहां पर आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़े हैं, तेजी से बढ़े हैं, उसमें भी 5 जिले महाराष्ट्र के हैं, नागपुर, सांगली, सतारा, अहमदनगर। ऐसा क्यों हो रहा है सर? कहां पर चूक हो रही है? आप लोग टास्क फोर्स में हैं, क्या आपको इस बात का अंदाजा लग रहा है कहीं पर कोई चूक हो रही है? हालात कैसे मान रहे हैं आप लोग? तो मृत्युंजय जी, कोई सवाल नहीं है इसमें कि चिंता की बात है, पर इसके कारण भी कुछ है कि ये कई दिनों से जो हम लोग अभी देख रहे हैं। तो सबसे पहला मैं आपकी जो केस फैटेलिटी रेट के ऊपर जाऊंगा कि मुंबई का जो केस फैटेलिटी रेट है, अगर आप पिछले 2 हफ्तों का देखें तो 3% के करीब आ गया है।
वो इसलिए कम हुआ है क्योंकि कई सारी चीजें हमने वापस जो जाके बैक टू द ड्राइंग बोर्ड किए, पेशेंट्स के और डॉक्टर्स के बेसिकली प्रोटोकॉल्स को हमने वापस देखा है। पेशेंट्स के जो एडमिशंस हो रहे हैं उनको हमने बहुत नजदीक से मॉनिटरिंग चालू किया है। और दूसरी बात है कि अभी काफी हद तक जो सुविधाएं है वो काफी हद तक अच्छी हो गई है। पेशेंट जो है जल्दी अभी अस्पताल आ रहे हैं, कोमॉर्बिडिटीज को अच्छा देखा जा रहा है। तो अभी पिछले कुछ दिनों में मोर्टेलिटी रेट डेफिनेटली कम हुआ है। अर्थात ये पूरी पूरी देश के समान आने के लिए कई हफ्ते लग जाएंगे, क्योंकि जो मोर्टेलिटी रेट था वो जैसा आपने बताया 4.5% के करीब करीब चल रहा था। दूसरी बात है कि नंबर्स क्यों बढ़ रहे हैं। तो पिछले कुछ हफ्तों से, 1.5-2 हफ्तों से महाराष्ट्र ने जो है टेस्टिंग जो है काफी हद तक बढ़ाई है, इंक्लूडिंग बॉम्बे। मुंबई ने जो है टेस्टिंग करीब करीब 15,000 टेस्ट कर रहे हैं। और मुंबई और महाराष्ट्र में हमारा प्रयत्न यही रहा है कि आरटी-पीसीआर के टेस्ट जो है वो ज्यादा करे, एंटीजन के टेस्ट उसको सप्लीमेंट करे। तो उस वजह से हमको जो है नंबर जो है आंकड़े दिखते हुए नजर आ रहे हैं। अर्थात सबको ही इसके बारे में चिंता हो रही है। पर मैं ये कहूंगा कि अगर हम जितना अभी टेस्टिंग बढ़ाएंगे, जितने लोग हम लोग पॉजिटिव अभी पकड़ लेंगे, उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे, उनको ट्रीट करेंगे, आगे जाके हमारा जो है उसमें बेनिफिट ही होने वाला है, क्योंकि हमारे नंबर जो है कम होने चालू हो जाएंगे। अब ये आज होने वाला है या और थोड़े दिन लगेंगे ये बताना मुश्किल है, क्योंकि जैसे अब दूसरे डॉक्टर ने बताया कि इनका संक्रमण जो है पिछले 10 दिनों या 15 दिनों में हुआ होगा। तो जैसा जैसा अपने को नंबर्स आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा अपने को अंदाज ठीक है। आएगा। हाँ। एक हफ्ते के नंबर पे नहीं बता सकते साहब। हाँ ठीक है, लेकिन आपने कहा कि ये आंकड़े इसलिए दिख रहे हैं ज्यादा क्योंकि टेस्टिंग ज्यादा हो रही है। ये बात ठीक हो सकती है, लेकिन आंकड़े इसलिए भी बढ़ रहे हैं। जरा तस्वीर दिखाइए, वो ट्रेन वाली, लोकल ट्रेन वाली तस्वीर। और लोकल ट्रेन की जो तस्वीर आई है सर, उसको देखकर अब ये लगता नहीं है कि कोरोना काल में हम लोग रह रहे हैं। और जिस तरह की भीड़ हो रही है लोकल ट्रेन में, प्री कोविड लेवल जैसा माहौल दिख रहा है। जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है ट्रेनों में। और हालांकि ये बहुत लिमिटेड लोगों के लिए शुरू किया गया था, लेकिन अब पता नहीं कितना फॉलो हो रहा है। ट्रेन की तस्वीर देखकर ये बिल्कुल अंदाजा नहीं लग पा रहा है। तो ये भी एक बड़ी वजह है जिससे आंकड़े हमारे बढ़ रहे हैं, और इस मोर्चे पर भी काम करने की बहुत जरूरत है। अगर आपने ट्रेन को ऑफिशियली अभी सबके लिए अलाउ नहीं किया है तो ये सिर्फ कागजों में नहीं होना चाहिए, ये ग्राउंड पे दिखना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कागज में लिख दिया कि हाँ फलाना फलाना ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन ट्रेवल के दौर में बहुत सारे लोग आ रहे हैं और ट्रेवल कर रहे हैं, तो इससे आपकी लड़ाई कमजोर होती है। ठीक है, टंडन साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं सर। आप जरा ये बताएं कि ये पॉजिटिव रेट कैसे कम हो सकता है, जो अभी बढ़ा है पिछले 3 दिनों में 9.3% और पिछले 2 हफ्ते में 8.7% था। इसको कम करने के तरीके क्या हो सकते हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम सोच क्या रहे हैं। हम टेस्टों की पॉजिटिविटी देख रहे हैं या नंबर ऑफ पेशेंट्स देख रहे हैं जो पॉजिटिव रोज ज़्यादा हो रहे हैं। तो हमारे को कितना फ़र्क पड़ता है पॉजिटिविटी कम हो या पॉजिटिविटी बढ़ रही है, उन सब चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है। नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, रिकवरी बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात। पर अगर नया पॉजिटिव केस का नंबर 90,000 और 85,000 और लाख के आसपास पहुंच रहा है, तो वो ज़्यादा हमारे लिए चिंता की बात है, बजाय ये कि 0.6% हमारा पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया है क्योंकि नंबर ऑफ टेस्टिंग कम हो गई। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि हमने क्या टेस्ट करके पॉजिटिव डिक्लेयर करके निकाल के उनसे फ़ायदा उठाना है या नहीं। सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि अगर हम पॉजिटिविटी बढ़ रही है या नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं, तो हमने उन पॉजिटिव केसेस पे कंट्रोल पाना है, या कि पॉजिटिविटी कम करने के लिए हम आज अगर 20,000 के टेस्ट कर रहे हैं और कल हम 40,000 कर देंगे तो पॉजिटिविटी अपने ऑटोमेटिकली थोड़ी कम हो जाएगी। पर उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है। फ़ायदा तो हमें तब होगा जब जो पॉजिटिव केसेस हैं उनका नंबर हम कम करेंगे। उनका नंबर कम करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आम जनता को, अभी आपने बॉम्बे का दिखाया, आम जनता को समझना है कि अनलॉक करा गया है। अनलॉक करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसी स्टेटस में पहुंच जाओ जो प्री कोविड एरा का एरिया था। अगर आप इसी तरह से हर जगह चलते रहोगे, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो बेंगलोर हो, चाहे वो चेन्नई हो, नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे। रिकवरी बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है, पर मोर्टेलिटी हमारी जो है आज भी 1000 प्लस चल रही है पर डे की। ये सबसे गलत बात है। इसको हमें और कम करना है। इसको कम करने का सिर्फ एक ही उपाय है कि हम टेस्ट करके पॉजिटिव केसेस को ढूंढें, उन्हें प्रिवेंशन में लाएं, उनको होम क्वारंटाइन में लाएं, उनको हमें ज़रूरत है हॉस्पिटलाइज करना है वो करें, और जिनको ट्रीटमेंट चाहिए उन्हें ट्रीटमेंट दें।
परंतु अगर इन जनता जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो नहीं करेगी, जो आज हमारी प्रेजेंट डे वैक्सीन है, प्रेजेंट डे वैक्सीन कौन सी है? सिर्फ मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है और हैंड वॉशिंग। अगर हमारे पास ये 3 में से 2 चीजों के ऊपर भी हम नहीं इतने ध्यान दे रहे हैं जो पब्लिक में दिखाई दे रहा है, तो नंबर ऑफ पॉजिटिविटी बढ़े कम हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है। फर्क तो तभी पड़ेगा जब हमारे लोग मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे और हैंड वॉशिंग पे ध्यान करेंगे। फिर गवर्नमेंट का जहाँ तक हिसाब है वहाँ पे जरूर है कि नंबर ऑफ टेस्ट कम करने की कोई वजह ही नहीं है। नंबर ऑफ टेस्ट अगर आप बढ़ाओगे तो आपको पॉजिटिव केसेस और मिलेंगे, और पॉजिटिव केसेस मिलेंगे तो आप उन्हें और ज्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाओगे और वो दूसरों को स्प्रेड नहीं दे करेंगे, इसका भी ध्यान रहेगा। अगर हम पॉजिटिव केसेस को छोड़ देंगे, उनको हम निकल जाने देंगे अपने कब्जे से, तो ऑब्वियसली नंबर आगे चल के बढ़ेंगे और बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से लॉकडाउन खत्म होने के बाद से आप पिछले सितंबर में 80,000 90,000 के बीच बड़ी बात है ये आपने बहुत बड़ी बात कही जी जी, ये आपने बहुत बड़ी बात कही सर कि टेस्टिंग किसी भी हाल में कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप टेस्टिंग कम करते हैं तो इसका मतलब यह है कि जो संक्रमित मरीज हैं उनसे आप भाग रहे हैं और उनको आप ठीक से ट्रेस नहीं कर पाएंगे। अगर वो ट्रेस नहीं होंगे तो फिर आपका ये पूरा अभियान कमजोर पड़ेगा। हमारे साथ सभी खास मेहमान बने हुए हैं। अब मैं डॉक्टर अंशुमान आपसे पूछना चाहता हूं कि देश के 7 ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में कोरोना के मामले 66% हैं और डेथ रेट 77% है। 7 राज्य और आप कह सकते हैं कि 100 जिले ऐसे हैं। अगर यहां पर थोड़ा ठीक से इंतजाम कर लिया जाए तो हम बहुत हद तक संक्रमण को कम कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से क्या प्लानिंग के लेवल पे कोई बड़ी दिक्कत है क्या, या फिर ये समझ में नहीं आ रहा है, ये जानते हुए भी कि ये 7 राज्य हैं जहां पर 66% मामले हैं, तो फिर कहां पर चूक आपको दिख कहां पर रही है और होना क्या चाहिए? अब बहुत वक्त बीत चुका है सर, 5-6 महीने का वक्त निकल गया, बहुत नुकसान हो गया, अब प्रॉम्प्ट एक्शन क्या होना चाहिए? जी मृत्युंजय जी, डॉक्टर टंडन ने बड़ी अच्छी एक बात कही कि प्री कोविड एरा, आप देखिए अभी कई लोग पूछते हैं इस बात पे कि ये कब नॉर्मल होगा। अब नॉर्मल से मतलब है प्री कोविड एरा में हम कभी नहीं जाएंगे। अतीत कभी भी लौट के आपके भविष्य के लिए तैयार नहीं होता है। तो जो अभी है इसको अब न्यू नॉर्मल माने, जनता से यही अपील है। दूसरी बात जो आपने कही कि 7 राज्यों को मिला के सबसे अधिक जो नंबर है हमारे, आप देखेंगे इन 7 राज्यों की आबादी का घनत्व मतलब पर हेक्टेयर आबादी अगर देखेंगे तो इन 7 राज्यों की सबसे ज़्यादा है, नंबर 1। क्योंकि ये बॉडी टू बॉडी ट्रांसमिशन है, मतलब एक ह्यूमन बींग से दूसरे ह्यूमन बींग में जाना है। और जितने पास लोग रहेंगे, इसलिए तो डिस्टेंसिंग का नॉर्म आया था, जितने पास रहेंगे ये संक्रमण उतनी तेज़ी से बढ़ेगा, उतने ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड होंगे। उदाहरण के तौर पे दिल्ली मुंबई 2 शहर को आप ले लें तो ज़्यादा नंबर ऑफ केसेज यहाँ मिलेंगे। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो टेस्ट के नंबर को कम करते हैं, आंकड़े को छुपाने के लिए या कम दिखाने के लिए। ये अच्छी बात नहीं है। इसको पॉलिटिकल इशू ना बनाकर, राज्यों में बंटवारा ना कर मेडिकल इशू रहने दिया जाए। मेडिकल इशू के हिसाब से मैं उन राज्यों को गोल्ड मेडल दूंगा जिन राज्यों ने सबसे ज़्यादा नंबर टेस्ट किए। उससे क्या होगा, अर्ली आप पकड़ेंगे इन्फेक्टेड केसेज को, उनको आइसोलेट करेंगे ताकि नए लोग संक्रमित ना हो, इसकी संभावना कम करेंगे। तो आज भी स्टिल स्टैंड ट्रू की थ्योरी आज भी है कि आपका डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन और आपका मास्क, यही अभी भी प्रोटेक्ट कर रहा है। वैक्सीन को इंतजार करके सोच के बैठे नहीं रहना है कि वैक्सीन आएगा और हम एक नए युग में एंटर कर जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। उदाहरण के तौर पे स्पेनिश फ्लू आप उठाइए, 1918 की कहानी है, आज भी उतने ही इन्फ्लुएंजा वायरस उतने ही। तो इसलिए न्यू नॉर्मल मान के, और इसमें पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों के टुगेदरनेस, एकजुटता की जरूरत है, पारदर्शिता की जरूरत है, और तभी हम इस पे काबू पा सकते हैं। यही एक सिद्धांत होगा। ये बात तो बिल्कुल, हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, यही एक तरीका है। इसके अलावा कोई और तमाम उपाय तो किए जा रहे हैं, लेकिन एक जो अपने लेवल पे अलर्टनेस और अपने लेवल पे जो एक जागरूकता होनी चाहिए वो होना बहुत जरूरी है। लेकिन डॉक्टर राहुल पंडित, मैं सर आपके पास आता हूं, क्योंकि आप देखिए हम
अक्टूबर के महीने में प्रवेश करने वाले हैं। अक्टूबर के महीने में नवरात्र शुरू होगा, उसके बाद दीपावली का त्योहार आएगा। तो आपके टास्क फोर्स ने सरकार को क्या सुझाव दिया है, अब आगे के लिए किस तरह के एहतियात बरते जाएं? क्योंकि जो तस्वीरें अभी हमने दिखाई लोकल ट्रेन की, इन तस्वीरों से तो जो सोशल डिस्टेंसिंग वाली पूरी बात है वो पूरी तरह से खारिज हो रही है, क्योंकि वहां पर संभव भी नहीं है। तो आप लोगों ने कुछ नए सुझाव दिए हैं सरकार को कि अब करना क्या है, लोकल ट्रेन खोल देना है, नहीं खोलना है, या कुछ और नई प्लानिंग आपने बताई है क्या जिसके ऊपर काम होना है अभी, क्योंकि महाराष्ट्र अभी भी अव्वल है? डिफरेंट लेवल पे हमको काम करना है। एक तो है कि हर इंसान को अपने लेवल पे काम करना है, जो कि ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि आज वैक्सीन जो है वो सिर्फ मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजेशन है। दूसरा जो है ये कि डॉक्टर्स के ऊपर करना है कि हमको जो है टेस्टिंग बढ़ाते जानी है, हमको जो है पेशेंट्स को आइसोलेट करना है, ट्रीट करना है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है। ये अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कभी भी हम लोग जो है क्लोज द टैप, जो मैं हर आपके शो में पहले भी बोल चुका हूं मैं, जब तक हम लोग ऊपर से केसेस कम नहीं करेंगे, हमारे फर्टेलिटी रेट हो या मोर्टेलिटी रेट हो बढ़ते जाएगा। और तीसरा बात है कि गवर्नमेंट को और सख्ती से काम करना है। हमको जो है मास्क नहीं पहनने वालों को फाइन करनी है। कोई ना कोई सख्ती ऐसी बरतनी है कि अगर लोगों को नहीं पता चले तो उनको एटलीस्ट महसूस होना चाहिए, जैसे कि कोई सिग्नल तोड़ता है तो उसको डर रहता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो मुझे फाइन होगी। उसी तरह अगर मास्क उनके बराबर नहीं पहना है या उन्होंने उनके चिन्ह के ऊपर पहना है तो उनको कुछ ना कुछ फाइन होनी चाहिए। लोगों को जागरूकता आनी चाहिए कि मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ इस समाज की तरफ, मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने परिवार की तरफ। लेकिन हो नहीं रहा है, तो उसके लिए थोड़ी सख्ती करनी बहुत जरूरी है सर सरकार को। पंडित जी हो नहीं रहा है, दिक्कत तो यही है सर। नहीं, ये तो सर ये तो एक सैद्धांतिक बातें हो गई आपकी। मैं ये जानना चाह रहा था, क्योंकि आप टास्क फोर्स से जुड़े हुए हैं, तो कुछ नए एजेंडे पे काम हो रहा है क्या? मैं ये जानना चाह रहा था, कुछ नया हो रहा है क्या? या ये मास्क पहनना है, दूरी बना के रखनी है, इसको लेकर तो सर डे वन से बात हो रही है, लेकिन अब कुछ नया आपने बताया है क्या? कोई नया एजेंडा हम ला नहीं पाएंगे जब तक कि हम बेसिक्स नहीं पूरी करेंगे। अगर हम बेसिक्स ही नहीं कर पा रहे हैं तो कोई नया जो कोई तो बेसिक को नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि क्या बेसिक को नहीं पंडित राहुल पंडित जी, बेसिक को ही और स्ट्रॉन्ग। आपने कहा कि मास्क नहीं पहनने वालों के ऊपर फाइन लगनी चाहिए, ये दिख तो नहीं रहा ना ग्राउंड पे सर। मैं इसलिए कह रहा हूं, इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, क्या इसको लेके आपने कुछ सुझाव गवर्नमेंट को दिया है कि इसको लेके एकदम सख्ती कानून में बरती जाए, एक्शन लिया जाए? क्योंकि ग्राउंड पे नहीं दिख रहा है, लोग खुलेआम बिना मास्क के घूम रहे हैं, लोग खुलेआम भीड़भाड़ वाली जगहों में जा रहे हैं, कोई दूरी मेंटेन नहीं कर रहे हैं। और ये मुंबई शहर की बात है, दूर दराज की बात आप छोड़ दीजिए, यहां पर फॉलो नहीं हो रहा है, तो फिर छोटी जगहों में कैसे फॉलो होगा? ठीक है, चलिए, ये तो एक लंबी बहस का मुद्दा हो सकता है। टंडन साहब, आप एक लाइन में क्या सुझाव देना चाहेंगे? क्योंकि हालात बहुत बिगड़ तो गए ही हैं और बहुत लंबा वक्त भी हो गया है, बहुत नुकसान भी हो रहा है हमारा, और लोग अब धीरे धीरे इसको नजरअंदाज कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि यार बहुत हो गया कोरोना, निकलो घरों से और छोड़ो जो भी सावधानी आप बरत रहे थे। तो आप एक दो लाइन में क्या महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहेंगे ताकि हम इस पर काबू पा सकें या संक्रमण के मामले को कम कर सकें? सबसे जरूरी चीज ये है कि जिस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, अगर उनको इम्प्लीमेंट करने में सख्ती नहीं बरती जाएगी। हमें पता है कि दिल्ली में काफी फाइन किए गए हैं, लोगों ने मास्क नहीं पहना, उसके ऊपर काफी फाइन हुए। परंतु हमें इन आगे जो हमारा ये फेस्टिवल सीजन आ रहा है, अक्टूबर से शुरू होने वाला है, तो हर तरीके से नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, इसके ऊपर हमें उसी तरीके के एहतियात बरतने हैं जैसे अभी गणेश चतुर्थी और गणेश पूजन के समय किए गए। इन सब चीज़ों में हमें किसी भी तरह से कोई ढिलाई नहीं देनी है, कहीं भी गैदरिंग्स अलाउ नहीं करनी है, वो चाहे किसी भी किस्म की गैदरिंग हो, चाहे वो आम जनता की तरफ से हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से हो, चाहे वो सोशल ग्रुप्स की तरफ से हो। अगर हम ये गैदरिंग्स को कम करेंगे और लोगों के ऊपर थोड़ी सी सख्ती मास्क के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मास्क की यूटिलाइजेशन से इस तरह की बातें आ रही हैं कि मास्क पहनने से जो छोटा छोटा वायरस आपके बॉडी में जा रहा है वो आपको थोड़ी बहुत इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो लोगों को ये समझना है कि वैक्सीन के लिए ना इंतजार करके मास्क वाली वैक्सीन को यूज करें, तो जिससे फायदा होगा और आने वाले समय में हम नंबर्स को कम कर पाएंगे, मोर्टेलिटी को कम कर पाएंगे। नंबर्स बढ़ेंगे, मोर्टेलिटी बढ़ेगी, तो जो हमारी इकोनॉमिक्स का हाल है वो बजाय सुधरने के और खराब होगी। इस इकोनॉमिक्स को ठीक करने के लिए सारे लॉकडाउन खत्म किए गए, पर उसका नुकसान दिखाई दे रहा है। फायदा जहां पर हो रहा होगा वो लोगों को हो रहा होगा, पर आम जनता का बीमारी की तरफ से ध्यान रख दिया है। उन्होंने हर
को अपने रोजमर्रा के हिसाब से ले लिया है कि आप शायद कोरोना ठीक है, खत्म हो। ओके सर। उनको ये महसूस जी, होता है जी। कि कोरोना खत्म हो गया है, जो कि जी, ये बहुत आपने- गलत चीज है और इस चीज को हमें समझाना बहुत जरूरी है कि कोरोना ना खत्म हुआ है, ना ही आने बिल्कुल वाले सर, समय में ये आपने बहुत खत्म होता महत्वपूर्ण है। सुझाव दिया है और सर टंडन साहब कि कैसे रहना है। तो इस चर्चा के 3 महत्वपूर्ण बिंदु इस चर्चा में बात निकल कर आई है। पहली बात तो ये कि जो हम पॉजिटिविटी रेट की बात कर रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, इस रेट को कम करने का तरीका यह है कि आप टेस्टिंग बढ़ाएं, लेकिन टेस्टिंग बढ़ाने के बाद जब आपका पॉजिटिविटी रेट कम हो जाए तो इससे आप निश्चिंत ना हो जाए। आपको आंकड़े कम करने हैं और आंकड़े तब कम होंगे जब आप ज्यादा टेस्टिंग करेंगे, ट्रेसिंग करेंगे और उनको ठीक करेंगे। तो ये दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो डॉक्टर राहुल पंडित ने कही, उसको और मजबूती से लागू करना है। अभी क्या हो रहा है कि लोगों से खौफ गायब हो गया कि नहीं मास्क मत पहनो, कोई कुछ नहीं कहेगा। मास्क पहनना बहुत जरूरी किया जाए और इसमें सख्ती बढ़ाई जाए, ये बहुत जरूरी चीज है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है उसको सख्ती से लागू किया जाए, सिर्फ कागजों में नहीं, सिर्फ नियम कानून में नहीं, बल्कि ग्राउंड पर इसको सख्ती से लागू किया जाए जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती। यही हमारा रामबाण है और यही डॉक्टर कह रहे हैं। तो अगर इन 3 चीजों को मजबूती से फॉलो किया जाए, टेस्टिंग बढ़ाई जाए और ट्रीटमेंट ठीक तरीके से हो और जो नॉर्म्स हैं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के, उसको मजबूती से इंप्लीमेंट किया जाए तो हम बहुत हद तक इस पर काबू पा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।